नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। हर बार हम हमारे कार्यक्रम में आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने करियर का सिलसिला शुरू किया था स्पोर्ट्स एडिटर से। लेकिन आज न सिर्फ उन्होंने राष्ट्रीय पत्रकारिता में अपना योगदान दिया है, बल्कि पर्यावरण से जुड़ी कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी है। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, लेखक, पर्यावरणविद और वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अभिलाष खांडेकर जी हैं। तो नमस्कार अभिलाष जी, आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, आप पत्रकारिता के जगत में आपका बहुत बड़ा नाम है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो आपने ये मुकाम हासिल किया, ये स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे, क्या उस समय आपने ये सोचा था कि आप इतने इंटरनेशनल समिट्स को भी कवर करेंगे और वर्ल्ड कप भी कवर करेंगे? इस बारे में आपका क्या? देखिए, जब स्कूल में रहता है बच्चा तो कुछ लोग निश्चित रूप से अपनी भविष्य की योजनाओं पे काम करते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कुछ बिजनेस में जाना चाहते हैं। लेकिन जब मैं स्कूल में था इंदौर में, तो हमारे सरकारी स्कूल में थी, जो हमारे साथ में जो साथी लोग थे और हम सब लोग, तो मुझे नहीं लगता वो टेलीविज़न नहीं था उस ज़माने में, इंटरनेट था नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमको बहुत ज़्यादा हमारे भविष्य में हमको क्या बनना है इसके बारे में हमको कोई बहुत ज़्यादा न समझ थी, न इच्छा थी, न ऐसा कोई हम करियर कॉन्शियस थे। रही बात इस चीज़ की कि क्या मैं पत्रकारिता में आने वाला था या नहीं आने वाला था, तो इसके बारे में मेरे को निश्चित रूप से कोई भी अंदेशा नहीं था और वो मुझे कहने में किसी भी तरीके की कोई न शर्म है, न किसी भी तरीके का मुझे जिसको मैं कहते हैं कि कोई लाग लपेट करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सही है कि स्कूल में होते समय जब मैं खिलाड़ी था, उसके बाद में कॉलेज में जाने के बाद में मैं इंदौर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। एथलेटिक्स में, खो-खो में, अलग-अलग खेलों में मेरी रुचि थी। तो निश्चित रूप से खेल की तरफ रुझान था। जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत करी 1982 में, एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, उनको कवर करने के लिए एक मराठी पत्रिका के लिए मैं दिल्ली गया था। उन्होंने मेरे को वो मौका दिया था। 4 क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर किए, ऑस्ट्रेलिया में जाने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया न्यूजीलैंड का बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप क्रिकेट कवर करने के लिए स्वर्गीय प्रभाष जोशी भी मेरे साथ में थे। हम दोनों डॉन ब्रैडमन से मिलने गए। डॉन ब्रैडमन का जो नाम था उस ज़माने में, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, एडिलेड में उनसे मिल के आए हम। 1987 का वर्ल्ड कप भी मेरे को कवर करने का मौका मिला था, जो भारत में हुआ था, 1992 का वर्ल्ड कप। तो कहने का मतलब ऐसा है कि खेल पत्रकारिता में मैंने न सिर्फ खो-खो, कबड्डी, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स और स्विमिंग का कवरेज किया, लेकिन गोल्फ से लेके क्रिकेट तक और टेबल टेनिस से सारे लेके खेलों को आपने सारे खेलों को मैंने, क्योंकि मेरा ये मत था कि खेल पत्रकार का काम होता है बाकी खेलों को भी उसी दर्जे से वो उनका कवरेज करे जैसा क्रिकेट के लिए करते हैं। लेकिन मुझे खेल पत्रकारिता का जो मेरा करीब 12-15 साल का जो अनुभव रहा, उससे एक पता चली बात कि खेलों का अनन्य साधारण महत्व है। ये आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल हाथ में बहुत जल्दी ले लेते हैं। 6ठी-7वीं का बच्चा और 5वीं का बच्चा मोबाइल ले रहा है, टीवी पर एडिक्ट हो रहा है, तो उसकी वही दुनिया हो गई। उसको धूल मिट्टी और बाकी सारी चीज़ों से उसका कोई संपर्क नहीं रहा। तो उस दृष्टि से मैं आपको कह रहा हूँ कि इंदौर में जब हम स्पोर्ट्स के मैदानों पर स्पोर्ट्समैन के रूप में जाते थे, उसका फ़ायदा हुआ। वही चलकर आगे मुझे खेल पत्रकारिता में उसका फ़ायदा मिला और खेल पत्रकारिता के चलते जब मेरे को मेरे एम्प्लॉयर्स, मेरे एडिटर्स ने बाहर भेजा, तो उससे भी पता लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की क्या स्थिति है, भारत किस तरीके से। जी, तो सर जैसे आप बाहर इतनी जगह गए हैं, तो जैसे आपने क्रिकेट की बात की, तो क्रिकेट के फैंस की अगर हम बात करें तो जो जुनून वहाँ के क्रिकेट के फैंस में, क्या वही उतना ही जुनून हमारे भारत में भी देखने को मिलता है? अब तो आप देखिए कि जिस तरीके से क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में, अब तो मैं क्रिकेट कवर नहीं करता हूँ, अब तो मैं क्रिकेट का प्रशासक हो गया हूँ, लेकिन क्रिकेट जब मैं कवर करने जाता था बाहर, तो उस समय क्रिकेट के नए नए फॉर्मेट्स ईजाद नहीं हुए थे। मसलन ये T20 उस समय नहीं हुआ था, IPL का आयोजन उस समय नहीं होता था, और क्रिकेट को जिस तरीके से आज लोग देख रहे हैं उस तरीके से सीरियस क्रिकेट या तो वनडे इंटरनेशनल्स होते थे या टेस्ट मैचेस होती थी। पर आज यदि आप देखते हैं तो भारत में जो क्रिकेट के प्रति जुनून है वो मुझे नहीं लगता है कि विश्व के किसी भी देश में है। वो सही है या गलत है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन भारत ने, उसका कारण भी है कि भारत लगातार विश्व रंगमंच पर क्रिकेट की टीम के हिसाब से बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। विराट कोहली से लेके बाकी, सचिन तेंदुलकर के बारे में तो हमने देखा ही, रिटायर हो गए, या विराट कोहली है या फिर धोनी है, इन लोगों ने जिस तरीके से एक विश्व स्तर के, मतलब कहने का मतलब है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड को उन्होंने भारत में लाके दिखा दिया कि किस तरीके से क्रिकेट खेला जा सकता है। जैसे आप इंदौर की बात हम करते हैं, तो इंदौर को खिलाड़ियों की जन्नी भी माना जाता है, लेकिन हर खिलाड़ी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है, तो क्या वजह है? देखिए, इंदौर को
क्रिकेट की जननी या क्रिकेट की जिसको क्रेडल कहते हैं या नर्सरी कहते हैं बाकी खेलों के बारे में, लेकिन यदि आपको मालूम होगा तो होलकर्स की जो क्रिकेट टीम थी वो लगातार रणजी ट्रॉफी जीतती थी बहुत वर्षों तक। उसके बाद भी इंदौर से नरेंद्र हिरवानी और संजय जगदाले, मतलब बहुत कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स उस ज़माने में निकले। लेकिन अब आप एक समझने की बात कीजिए कि अब क्रिकेट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि रांची से धोनी जैसा इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकलेगा जिसने भारत को बहुत नए नए कीर्तिमान दिए। और मैं चूँकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मुझे अब ज़्यादा समझ में आ रही है बात कि क्रिकेट में हर छोटा सा बच्चा जो है वो टेलीविज़न पर तेंदुलकर या धोनी या विराट कोहली बनना चाहता है, जो संभव है, नहीं हो गए, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंदौर में ये ज़रूर था कि इंदौर में जो अलग अलग क्रिकेट के क्लब्स होते थे उन लोगों ने और वहाँ के कोचेस ने बहुत मेहनत करी। मसलन संजय जगदाले या बाकी सब, करण सिंह शेखावत है, इन सब लोगों ने अपने अपने क्रिकेट क्लब बनाए और वहाँ पर क्रिकेटर्स को बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं देके कंपटीशन बहुत बढ़ाया। तो इसलिए नेचुरली इंदौर से ज़्यादा, तो अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि बहुत कुछ क्रिकेट का जिसको कहते हैं विकास हुआ है सब दूर। 1983 के दौर में आपने जब पत्रकारिता शुरू की थी, आप फ्रेशर भी थे, नए नए थे, तो उस समय जो पत्रकारिता की गुणवत्ता का है या हम विश्वसनीयता की बात करें, क्या आज भी हम उस चीज़ को देखते हैं? देखिए, अब पत्रकारिता के जो उसको कहते हैं आयाम काफ़ी बदल गए हैं और सोशल मीडिया और टेलीविज़न, इंटरनेट आने के बाद में जो प्रिंटेड जिसको कहते हैं प्रिंट मीडियम जो था उसमें और बाकी सारी पत्रकारिता में बहुत कुछ फ़र्क अलग अलग आ गया। लेकिन निश्चित रूप से विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ रहा है। ये बात भी समझ में आ रही है कि पत्रकारिता तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन छपे हुए शब्द का जो महत्व था वो उस ज़माने से आज के इसमें, उस ज़माने में वाकई टेलीविज़न बहुत कम था जब हम पत्रकारिता में आए थे। सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप पर आज कुछ भी लिख के कुछ भेज देता है, वो सही भी है नहीं भी है किसी को मालूम नहीं है। पर ये बात सही है कि 1970-80 के दशक में जो पत्रकारिता थी वहाँ से आज की जो पत्रकारिता है उसमें बहुत बदलाव हुए हैं और आज तो जिसको कहते हैं कि सुधार की बहुत गुंजाइश आज देखी जा सकती है। और वहीं हम राजनीति की बात करें तो आज का जो राजनीतिक सिनेरियो है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, फ़र्क लगातार समाज में होता है, राजनीति में होता है, पत्रकारिता में भी हो रहा है। और यदि उस समय की राजनीति, उस समय की जब मैं पत्रकारिता में आया था तो मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2-3 चीज़ें में जो यथार्थ में है वो मैं बताना चाहूँगा कि अर्जुन सिंह जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो काफ़ी पढ़ते थे और उनके पढ़ने की ये बात थी कि कोई भी किताब विदेश में छप रही हो या देश में छप रही हो, राजनीति पे हो, समाजशास्त्र पे हो, बाकी वो सबसे पहली कॉपी लेकर ख़रीदना पसंद करते थे। वो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ने लिखने वाली जो राजनीतिज्ञों की पीढ़ी है वो काफ़ी कम होती जा रही है। राजनीति में जिस तरीके से उसका जो स्खलन हो रहा है उसके स्टैंडर्ड का, उसकी भी चिंता की बात है। तो यदि समाज में कुछ गड़बड़ियाँ होती है या समाज यदि कहीं ख़राब दिशा में जा रहा है तो निश्चित रूप से राजनीति में भी। तो मैं ये नहीं मानता कि 1980 की राजनीति बहुत अच्छी थी, अब की राजनीति बहुत ख़राब है, या उस समय की बहुत ख़राब थी, अब की बहुत अच्छी है। वही सर, अगर मैं बात कहूँ आज के सिनेरियो की, हम सीआईए एक्ट की भी अगर हम बात करें तो उसमें कई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं समझ आता, लेकिन फिर भी जो राजनेता अपने राजनीतिक अस्तित्व बजाने के लोगों को गुमराह कर रहा है, इस बारे में आपको क्या लगता है? देखो, राजनीतिज्ञ हमेशा अपनी रोटी सेकते रहे हैं, ये तो जनता को मालूम होना चाहिए उनके मत का, उनके वोट का क्या उपयोग हो रहा है। और ये ध्यान रखना चाहिए हर व्यक्ति को। अब देखिए, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है, लिटरेसी भी बढ़ गई है पिछले 20, 25, 40, 50 सालों में। तो अपने आपने यदि हाल ही के दिल्ली के चुनाव देखे होंगे, इतना सारा सब कुछ हो रहा था, हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन इंडियन वोटर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वाइज। तो उसको बहुत ज़्यादा कोई राजनेता गुमराह कर सके ऐसा मुझे लगता नहीं आज के ज़माने में। तो सर, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे और बहुत सी बातें जानेंगे। जगह तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place to be. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल तो नंबर 1 चॉइस पे हरदम महुआ हाउस ही आता है आजकल तो। दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है। और ये इतना प्यारा समाओ तो टेस्ट ऑलरेडी दुगना हो जाता है।
अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी इतने 65 ईयर्स ऑफ लाइफ। वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल, नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक प्लेस। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया, राजस्थानी चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया, पूल भी अच्छा लगा। बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है ये भी काफ़ी अच्छा लगा। दिस प्लेस इज सुपर ऑसम, इट्स सुपर फन। टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स कम विजिट, हमेशा आइए यहाँ पे, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। तो ब्रेक के बाद सर आपका फिर स्वागत है। जैसे आप विख्यात पर्यावरणविद भी माने जाते हैं और आपका लोकसभा पे एक लोकप्रिय आपका एक सीरियल भी आता है, वीकली प्रोग्राम अस्तित्व। तो इसमें पर्यावरण से जुड़ी बहुत सी बातें करें। तो आप पर्यावरण से जुड़े क्या और आप कर रहे हैं, किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं और किस तरीके का काम चल रहा है? देखिए, लोकसभा टेलीविज़न पर मैंने जब अस्तित्व नाम का कार्यक्रम शुरू किया था 2015 में, तो उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि पर्यावरण पर अधिकांश चीज़ें जो लिखी जा रही है या बोली जा रही है वो अंग्रेजी में लिखी जा रही है, बोली जा रही है। और पर्यावरण का जो लिटरेचर है या पर्यावरण के ऊपर जो किताबें और ये जो रिसर्च पेपर्स या संशोधन हो रहा है सब अंग्रेजी में होता है। तो साधारण व्यक्ति तक यदि वो पहुंचना है, वो चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश के दूरस्थ इलाकों का व्यक्ति हो, तो वो उसको इसलिए मैंने हिंदी में अस्तित्व नाम का प्रोग्राम शुरू किया। अस्तित्व का मतलब अस्तित्व आपका, हमारा, सबका। इसका मतलब ये है कि यदि हम पानी नहीं बचाएंगे, हम पेड़ नहीं बचाएंगे, हम यदि मिट्टी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम हिमालय के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारी नदियों के बारे में सोचेंगे, तो हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा। इसलिए मैंने वो अस्तित्व कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन मूल बात यह है कि 1990 के आसपास किसी समय जब मैं इंदौर में रहता था, तब इंदौर में एक बहुत सुंदर तालाब था। वो कठिनाई के दौर से गुजर रहा था। तो मैं और मेरे दोस्त भालू मोंडे ने वहाँ पर के पेड़ और मछलियाँ और तितलियाँ और पक्षी बचाने की कोशिश करी। तो हमने द नेचर वॉलंटियर्स नाम की एक संस्था शुरू करी। द नेचर वॉलंटियर्स का मतलब ये है कि हम प्रकृति के वॉलंटियर्स हैं, प्रकृति के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो वो उसको हमने एक इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटली रेस्टलेस पीपल ऐसा ग्रुप बनाया हमने। वो 12-15 लोगों का ग्रुप है, इंदौर में काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। हमने उसके तहत 3-4-5 किताबें निकाली। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने बर्ड्स ऑफ इंदौर नाम की किताब निकाली। तो हमने उस तरीके से नेचर वॉलंटियर की तरफ से हमने बहुत ऐसे प्रयास किए, जिसमें बाघ बचाओ अभियान शुरू किया, हमने पक्षियों के लिए काम किया, हमने तालाब बचाए, हम तितलियों के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो पर्यावरण के रूप में मैं, पर्यावरण के कार्यकर्ता के रूप में मैं पिछले 25-30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। उसके ऊपर लेखन भी मैंने बहुत किया। और हमारी हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको प्रकृति ने दी है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्तियाँ हो, चाहे फल हो, चाहे कीड़े हों। तो विश्व भर में ये चिंता चल रही है कि 5-4-20 को कैसे बचाया जाए। बी फॉर बर्ड्स, बी फॉर बीज, बी फॉर बैट्स एंड बी फॉर बटरफ्लाइज। तो इनको बचाने के लिए पूरा विश्व, और साथ साथ में बड़ी प्रजातियां भी है, उसमें हाथी भी है, उसमें गेंडा भी है, उसमें जिराफ भी है, उसमें झीब्रा भी है। तो वन्य प्राणियों के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूँ। पानी बचाने के लिए मैं आह्वान करता हूँ, होटल्स में जाता हूँ, वहाँ पर ये देखता हूँ कि पूरा ग्लास भर कर पानी दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के प्रति हर व्यक्ति को सजग होने का समय आ चुका है। उसी तरीके से अब हम बात करेंगे टाइगर की। तो टाइगर अब जंगल से निकल रहवासी क्षेत्र में आ रहा है और हो ऐसे रहा है कि प्रोटेक्शन के लिए हम शहर के आसपास बारबर्ड वायर की फेंसिंग कर देते। तो क्या आप इस बात से सहमत, ये सही है? देखिए, ऐसा है कि मनुष्य जाति बाघ के घर में घुस रही है लगातार। मतलब जंगल कम होते जा रहे हैं, और यदि जंगलों में जो उनका अधिवास था जंगली पशु पक्षियों का, यदि वहाँ आदमी घुसने लगेगा तो वो बेचारा बाघ कहाँ जाएगा, भालू कहाँ जाएगा, लेपर्ड कहाँ जाएगा, पक्षी कहाँ जाएंगे। निश्चित रूप से उनको खाने पीने के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा होगा। आज आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड और उड़ीसा से बहुत बड़ी संख्या में हाथी के झुंड छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि उनका कॉरिडोर या उनका अधिवास उन क्षेत्रों में कम होते जा रहा है। तो बाघ भी यदि भोपाल के आसपास आ रहा है तो उसका जो पुराना कॉरिडोर है, तो उसके बीच में हम लोगों ने होटल्स बना दिए, हमने स्कूल्स बना दिए, हमने बहुत बड़े बड़े मैंशंस बना दिए, फार्म हाउसेस बना दिए। तो निश्चित रूप से उसके घर में यदि हम घुसेंगे तो वो हमारे घर में घुसेगा ही। उसको तो अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है ना। तो वहीं सर, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि 70% जंगल है।
तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है देखिए, ऐसा। ऐसा है कि 1988 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई उसके हिसाब से पूरे देश में 33% जंगल होना चाहिए था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पूरे देश में मुश्किल से 20 या 21% जंगल है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून की संस्था है, उसने पिछले साल ही फॉरेस्ट सर्वे का हर 2 साल बाद 3 साल बाद उनका एक सर्वे आता है, उसके हिसाब से पूरे देश में 1% सिर्फ 1% जंगल बढ़ा है। कितना बढ़ा है नहीं बढ़ा है मालूम नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जंगल यदि बहुत अच्छा है ऐसा आप मानती हो तो मैं उससे मैं ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जंगलों के ऊपर काफ़ी संकट मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके चलते जंगलों पे दबाव है, और जंगलों पर जिस तरीके से जंगलों का मैनेजमेंट, जिसको फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, या पैसा जिस तरीके से आना चाहिए और जंगलों का जो संरक्षण करना चाहिए, उसमें अभी भी हम काफ़ी मतलब मध्य प्रदेश में जंगल है निश्चित रूप से, छत्तीसगढ़ में भी जंगल में, उड़ीसा में भी है, लेकिन हर जगह पूरे देश में जंगलों के ऊपर काफ़ी दबाव है। और इसकी हम सबको चिंता इसलिए भी करना चाहिए कि जंगलों से ही अधिकांश नदियाँ निकलती है और उसी से हम लोगों को पानी मिलता है, और जंगल से ही हमारा फूड सिक्योरिटी भी जुड़ा हुआ है। यदि जंगल नहीं रहेंगे तो बहुत सारे प्राकृतिक उत्पाद हमको नहीं मिल पाएंगे, चाहे दवाइयाँ हों व खाने पीने की चीज़। मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 से 15 विभाग जो वन विभाग के अंदर ही है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बनाए गए। जैसे हम इको टूरिज्म बोर्ड की बात करें या हम बैम्बू मिशन की बात करें, तो इनका उद्देश्य ये है कि इको आपने टूरिज्म। बहुत अच्छी बात करी, बैम्बू मिशन मध्य प्रदेश में जो आपने जंगल की बात करी, मध्य प्रदेश बैम्बू के मामले में मतलब बांस के उत्पादन में पूरे देश में सबसे पहले क्रमांक का राज्य है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट है कि मध्य प्रदेश की सरकार बैम्बू उत्पादन को लेके बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बिल्कुल उस वही बात मैं करना चाहिए, क्योंकि ये विभाग खुल तो जाते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसके बाद उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट खुलता है या कोई भी एक अलग तरीके से यदि नया, जिसको आपने इको टूरिज्म बोर्ड की बात करी, बाकी तो इनके उद्देश्य रहते हैं, इनके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इनको संसाधन में मिलते हैं। लेकिन यदि ये नहीं करते हैं तो जनता की भी जवाबदारी है कि इनके प्रति प्रश्न पूछे जाएं। इसमें विपक्ष की भी भूमिका है, इसमें मीडिया की भी भूमिका है। उन लोगों को प्रश्न उठाने चाहिए कि ये सारी संस्थाएं जो क्रिएट की गई है हमारे पैसे से, वो वाकई कितना काम कर रही है। जैसे आईफा अवार्ड हमारे यहाँ पे अभी आयोजित होने वाला है, इंदौर में होने वाले। जी जी बिल्कुल। तो इस पर 700-800 करोड़ रुपए भी खर्च होगा, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए तो सही रहेगा, लेकिन ये हमारे आम जन के लिए क्या इसका बेनिफिट अब उस पर होगा? कितना खर्चा हो रहा है इस पर तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो लगातार इस बात पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कह रहे हैं कि आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश में आने से मध्य प्रदेश की एक पहचान, नए तरीके से पहचान बनेगी। अब उनकी उसमें परिकल्पना क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ था, उनको वहाँ पर बुला रहे हैं, और जो बॉलीवुड के जो बहुत बड़े बड़े सितारे हैं उन लोगों को बुलाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोशिश मेरे ख्याल से शिवराज सिंह चौहान ने भी करी थी। उन्होंने कहा था हम भोपाल को फिल्म सिटी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। यदि लोग यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार की नई संभावनाएं भी बनने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। पर्यावरणविद के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार के ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। सरकार को अलग अलग, अभी आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं राइट टू वाटर एक्ट की बात चल रही है। सरकार को सबसे पहले अपने जंगलों को बचाना पड़ेगा। सरकार को अपने जो पानी के स्रोत है उनकी तरफ देखभाल करना पड़ेगी। पिछले साल के बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हम मध्य प्रदेश की 30-40 नदियों वर्धन करेंगे, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि अभी कोई भी उस बारे में कुछ दिशा को कोई आगे बढ़ रही है। यदि आपको मालूम हो तो मोदी जी ने नमामि गंगे नाम का बड़ा कार्यक्रम शुरू किया केंद्र सरकार ने, और 5-6 साल हो गए, और गंगा जो हमारी राष्ट्रीय नदी है उसमें बहुत सारी दूसरी ट्राइब्यूटरीज भी निकलती है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ निकलती है। यमुना भी उसी का पार्ट है, हमारी क्षिप्रा चंबल भी उसी का पार्ट है, मतलब ट्राइब्यूटरीज हैं। तो यदि उन नदियों को यदि हम संभाल के नहीं रखेंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा? तो पर्यावरण के क्षेत्र में चाहे हिमालय बचाना हो, चाहे अरावली बचाना हो, चाहे हमारे जंगल के पशु पक्षी बचाना हो, तितलियाँ बचाना हो, हमारी ज़मीन जो है उसको यदि सुरक्षित रखना हो, क्योंकि आप समझिए कि जो 1 इंच भी जो सॉइल की परत होती है, मतलब मिट्टी की परत होती है, उसको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, और हम ऐसे ही खुदाई कर देते हैं उसकी। तो कहने का मतलब यदि आज आप देखते हैं कि आपके बगीचे में जो पुराने ज़माने में अर्थवर्म्स होते थे वो नहीं मिलते हैं, तितलियाँ नहीं मिल रही है, चिड़ियाँ गायब
गायब हो रही है, गिलहरियों की दिक्कत है, गौरैया जिसको कहते हैं वो दिल्ली से गायब हो गई, इसलिए उसको दिल्ली का स्टेट बर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी 2011 में। तो पर्यावरण के क्षेत्र में न सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल है या उनकी भूमिका है, लेकिन न्यायालयों की भूमिका है, हमारे जनता की भूमिका है। हम पानी बहुत इजीली वेस्ट करते हैं। नगर निगम से यदि हमारे को कोई महीने भर के पानी के लिए 100 रुपये का बिल मांगता है तो हम देने के लिए मना कर देते, लेकिन हम 20-25 रुपये की बिस्लरी बोतल लेने के लिए कभी भी तैयार हो जाते हैं, और वो भी आधी पी के हम जब डाल देते हैं। पूरा ग्लास पानी पीते हैं, लेकिन आधे उसमें से 2 सिप लेके हम उस पूरे अच्छे पानी को। तो पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, और पर्यावरण को सुधारने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। आप लेखक भी हैं, तो आपकी बुक्स के बारे में आप थोड़ा बताएं कि कौन कौन सी बुक्स आपकी आई है और आप क्या क्या इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत पहले से पढ़ता रहा हूँ, किताबों के प्रति मेरी रुचि भी रही है। मेरे खुद की एक अपनी अच्छा ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है, लेकिन पहली मेरी किताब आई थी वो पर्यावरण पर ही लेकर थी, वो पक्षियों पर थी। उसके बाद 2 पक्षियों के ऊपर और किताब आई, एक वल्चर्स ऑफ पन्ना लिखी है, एक बर्ड्स ऑफ सिरपुर, एक को ऑथर्स हम लोग थे। और अभी मैंने एक एडिट किताब की है, वो बर्ड्स ऑफ इंदौर, जिसमें 267 प्रजातियों की, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो प्रजाति की पूरी जानकारी लेकर एक किताब लिखना, एक मतलब एक जैसे महिला को एक बच्चा होता है उस तरीके से किताब लिखना बहुत आसान काम नहीं रहता, उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। मैंने पॉलिटिकल उस पर भी अंग्रेजी में किताब लिखी, जो आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले आई। वो मध्य प्रदेश की बायोग्राफी थी। मध्य प्रदेश चूँकि उस समय एग्रीकल्चर मतलब कृषि में बहुत आगे बढ़ रहा था, उसको लेके मैंने, और फिर बीमारू स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जा रहा था। तो उस समय के जो अर्थशास्त्री या डेमोग्राफर थे प्रोफेसर आशीष बोस, उन्होंने बीमारू शब्द निकाला था, तो हमने उसकी तह में जाके प्रयास किया कि उसको ढूंढे, सब कुछ समझे। उस समय लोगों को मालूम था। तो बीमारू का मतलब ये ऐसा पिछड़ा हुआ प्रदेश, लेकिन वो बीमारू इट स्टूड फॉर बिहार, फॉर BI, MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान एंड U फॉर उत्तर प्रदेश। तो BIMARU ऐसा शब्द था जो बीमारू को एक डेमोग्राफर मतलब जनसंख्या विशेषज्ञ प्रोफेसर आशीष बोस, अब तो नहीं रहे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर थे, मनमोहन सिंह जी के साथ भी उन्होंने काम किया था। को उत्तर प्रदेश की विकास के बारे में बातचीत करने के लिए राजीव गांधी ने बुलाया था प्रोफेसर आशीष बोस को, वहाँ से वो बीमारू की संकल्पना निकली थी। तो मध्य प्रदेश मुझे आज भी लगता है कि कुपोषण का शिकार है, मध्य प्रदेश में आज भी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उस किताब में मैंने इन सब सारी चीज़ों का जिक्र किया था, और ये बताने की कोशिश की थी कि मध्य प्रदेश वैसे एक बहुत अच्छा राज्य है, लेकिन आज भी वो बाकी प्रगत राज्यों के बीच में की जो प्रतियोगिता है उसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सर, अब मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आने वाली जनरेशन है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से पत्रकारिता के ऊपर, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, लेकिन पत्रकारिता का स्वरूप बदल रहा है। और आज का पत्रकार जिस कंपटीशन में काम कर रहा है, जिस तरीके से गलाकाट प्रतियोगिता में काम कर रहा है, उसमें उसकी भाषा बहुत ख़राब हो रही है। तो भाषा अच्छी रखने के लिए उसको सबसे ज़रूरत बात यह है कि उसको पढ़ना चाहिए। और हिंदी का पत्रकार ये सोचता है कि मैं आजन्म हिंदी में ही काम करूंगा, और दूसरी भाषा के बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। तो मैं जब मराठी का संपादक बन के महाराष्ट्र में गया, तो महाराष्ट्र में मैंने ये पाया कि मराठी के जो पत्रकार हैं उनको हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। बम्बई में भी देखा, पूना में देखा, औरंगाबाद में देखा, नासिक में देखा, और वहाँ के लोग बाहर जाना नहीं चाहते हैं। तो यदि आज हम नए पत्रकारों के लिए यदि आप कुछ मेरे से पूछ रही हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनको ये कहना पसंद करूँगा कि उनको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, अलग अलग विषयों के ऊपर उनको पारंगत हासिल करना चाहिए, उनको अंग्रेजी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन की भाषा है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो यदि आपको अलग अलग भाषाओं के ऊपर यदि आपका अधिकार हो, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत बेहतर हो सकता है, आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से लिख पढ़ सकते हैं। आज की स्थिति में पत्रकारों के घरों में बहुत कम किताबें मिलती है, उनको समय भी नहीं मिलता है और पढ़ने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। और यदि नई नई पत्रकारिता की जो नए विश्वविद्यालय निकल रहे हैं, वो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उससे जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सभी ख़राब है या पुराने ज़माने में सारे के सारे लोग अच्छे थे, लेकिन ये बात निश्चित थी कि पुराने ज़माने में हर अखबार के कार्यालय में बहुत एक अच्छा सा ग्रंथालय होता था। और इसके लिए मैं नई दुनिया का नाम निश्चित रूप से लेना चाहूँगा यहाँ पर, कि नई दुनिया जो जिस अखबार को पढ़ के हम बड़े हुए, उस अखबार में उस ज़माने में ये माना जाता था कि 16 पेज के अखबार में हिंदी की किसी भी तरीके की वर्तनी की कोई गलती नहीं निकाल सकता उस अखबार में। उस समय कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय का प्रूफ रीडिंग और उस समय की जो अखबार निकालने की संपादकीय जो उसको कहते हैं संस्कार की जो बातें थी, वो बहुत अलग थी। ऐसी स्थिति में आज यदि अखबारों में आप देखें तो अखबारों में बहुत गलतियां पाई जाती है, अखबारों में भाषाओं का भी मिश्रण होता है, अखबारों में रोज़ लगातार बड़े सर्कुलेशंस हैं, लेकिन फिर भी अखबारों में गलतियां दिखती है। तो उसका मूल कारण ये है
कि लोगों को जल्दी भी बहुत है, कंपटीशन ज़्यादा है, प्रतियोगिता ज़्यादा है, और अखबारों में आपने जो पूछा उसी का अंतिम जवाब दे रहा हूँ मैं कि पत्रकारों को और अलग तरीके से अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है। उनको जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, जब तक दुनिया में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं रवीश कुमार जी, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय यहाँ निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए। आज हमने सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष खांडेकर जी की दिल की बातों को आपके साथ साझा किया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।